So, hello friends. Today I am going to start with the dynamic parts of a single slider crank mechanism. Actually, dynamic parts having a vast area. I mean, very wide area. डायनेमिक पार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइड एरिया है. सो वाइड एरिया कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली फॉर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म यू कैन डू डायनेमिक एनालिसिस. All types of mechanism, for all types mechanism you can do uh, dynamic analysis. So look at here, if you are going to do actual dynamic analysis, so how can you do actual dynamic analysis for a single slider crank mechanism? ठीक है, but जो गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो देर आर वहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक एनालिसिस नहीं आता है, because they will take it will take a time for do that. So that is why देखिए यदि मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है. देखिए यदि आप एक्चुअल डायनेमिक एनालिसिस करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है. सो यू आर गोइंग इफ डू एक्चुअल डायनेमिक एनालिसिस, going to for actual dynamic analysis. So how can you do that? Look at here, first you have to remove all the मतलब कि आपको सबको पार्ट को अलग अलग बनाना पड़ेगा एंड आपको उस पर सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है. तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, पहले सिलेंडर की सॉरी हाँ पिस्टन की. तो पिस्टन पे देखिए यहाँ से ये मैं इसको दूर बनाया हूँ, लेकिन दिस विल बी लाइक दैट, ये टच होगा, टच होता है लगभग, ठीक है. तो टच होने की वजह से देयर विल बी रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द पिस्टन एंड वन ड्यू टू कंबसन वन फोर्स यहाँ से जनरेट होगा. सपोज दैट मैं इसको बोल देता हूँ एफ नेट एंड इसको बोल देता हूँ, देखिए इसको मान लेते हैं ये लिंक आपका 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है, ठीक है. तो यहाँ से एफ ऑन बॉडी फोर्स ऑन बॉडी 4 ड्यू टू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप. अब देखिए इसको मैं बना लिया. अब देखिए इस एक ये जो कनेक्टिंग रॉड है मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है. तो कनेक्टिंग रॉड में आप डायनेमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका और यू कैन से फोर्स ऑन 3 ड्यू टू बॉडी 4, ठीक है. और यहीं पे सेम एक्शन रिएक्शन फोर्स होने की वजह से ये यहाँ पे होगा एफ 4 ड्यू टू 3, ठीक है. अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने इस तरह से क्यों दिखाया, ठीक है, इस तरह से क्यों दिखाया. और एक्चुअली मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड का मास है वो नेग्लिजिबल नहीं मान रहा हूँ, जीरो नहीं मान रहा. यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट का मास है, जो क्रैंक का मास है वो भी मैं नेग्लिजिबल और जीरो नहीं मान रहा हूँ. लेकिन जब आप एक्चुअल में जब डायनेमिक एनालिसिस मतलब कि जो गेट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्रैंक शाफ्ट 2-3 अजम्पशन होते हैं, ठीक है, आई विल टेल दैट अजम्पशन जब उसको मैं सॉल्व करूंगा. लेकिन यहाँ पर मैं कोई अजम्पशन नहीं लेके चल रहा हूँ. सो यू कैन से दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज योर अल्फा, ठीक है. यहाँ पे इसका ओमेगा है, ये अल्फा है. सो नाउ अच्छा एक चीज़ है कि ये F34 में अलॉन्ग द कनेक्टिंग रॉड क्यों माना, ठीक है. देखिए यदि इस तरह से आपको एनालिसिस करना है तो आप इस तरह से एक काम कीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे मत दिखाइए, इसको रहने दीजिए इसी तरह से, ठीक है. सो देखिए ड्यू टू बॉडी 4 ऑन बॉडी 3 हॉरिजेंटल और वर्टिकल कुछ रिएक्शन आ रहा होगा. तो सपोज दैट दिस इज द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिएक्शन ड्यू टू बॉडी 4 on a 3 body 4 on a 3, this is in x direction, this is in y direction, horizontal vertical रिएक्शन आ रहा होगा. तो देखिए यहाँ पे सेम वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिएक्शन गोइंग टू ट्रांसफर टू बॉडी 4 ऑल्सो. सो यहाँ पे देखिए यहाँ की बात करें मैं, देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से F4 3y होगा और यहाँ पे सॉरी ये होगा इस डायरेक्शन में F4 3x होगा, ठीक है. तो देखिए ये इसका रिएक्शन, ये फोर्स है, इसका रिएक्शन
ये फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपने दिखा दिया ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पे एक और बनाता हूँ मैं, ये आपका क्रैंक है। देखिए एक्चुअल में कैसे डायनेमिक एनालिसिस किया जाता है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। चीज़ें बहुत आसान है, जो गेट की चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि ड्यू टू बॉडी 3 ऑन अ बॉडी 2 सम फोर्स इज गोइंग टू ट्रांसफर, सपोज दिस फोर्स इज लाइक दैट F2 3 in x direction, also F2 3 in y डायरेक्शन। देखिए इसका अभी इसका ये एक्शन फोर्स है, इसका एक्शन इस पे रिएक्शन होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द, किसी को भी एक्शन रिएक्शन आप बोल सकते हैं। दिस इज द डाउनवर्ड, दिस विल बी द अपवर्ड। F3 2 in y डायरेक्शन एंड F2 3 इन एच डायरेक्शन। एक्चुअली मैं फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसे मान रहा हूँ, यदि नहीं होगा फोर्सेस का ऐसा डायरेक्शन तो ऑल द फोर्सेस विल कम निगेटिव और पॉजिटिव लाइक दैट। सो मैं बाद में डायरेक्शन चेंज कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका क्रैंक शाफ्ट है, तो मैं देखिए क्रैंक शाफ्ट को यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रैंक शाफ्ट बना लिया, ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि सपोज डेट ड्यू टू, मान लीजिए ये आपका फिक्स लिंक आपको, अच्छा चलिए इसको मैं स्पेशल कोई, चलिए इसको मैं वन लिंक बोल देता हूँ एक्चुअली, चलिए इसको आप फिक्स मान लीजिए। सो ड्यू टू मान लेते हैं, ड्यू टू बॉडी 3 और 1 पे एक फोर्स आ रहा होगा इन एक्स डायरेक्शन, सो F13 एंड इन वाई डायरेक्शन F13, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो ड्यू टू, जब ये इतना फोर्स ये इस पे ट्रांसमिट कर रहा है तो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो F31 इन एक्स डायरेक्शन F31 इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। यू गॉट द ऑल द फोर्सेस। अब देखिए सबने, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। आपने सारे का मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपका, अब देखिए आपने सपोर्टेड ऑलरेडी मतलब कि सारे एनालिसिस कर चुके हैं, एक्सीलरेशन एनालिसिस आपने कर चुका है। सो यू नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन, एम आई राइट, यू नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन, you know that alpha and acceleration of the connecting rod, and you also know that alpha and acceleration of the, or you can say acceleration of the tool, ठीक है। सो लुक एट हियर, हाउ कैन यू, मतलब कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर बॉडी टू क्या लिख सकते हैं बताइए मेरे को। देखिए यहाँ पे F net in x डायरेक्शन, F net in x डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। तो बताइए यहाँ पे कितने, ये F net 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये F net अलग है, ये F net 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, कैन यू टेल मी। या F34x, दिस इज सपोज डेट कि जो भी आपका एक्सीलरेशन आया है, देखिए आपने एक्सीलरेशन एनालिसिस कर चुका है, ठीक है। तो मानता हूं मैं एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये आया है और एक्सीलरेशन ए है, ठीक है। सो आपने एक्सीलरेशन एनालिसिस कर लिया, तो F34x इंटू ए, सॉरी ओके, दिस F34x विल बी नेगेटिव बिकॉज एक्सीलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो एंड दिस विल बी plus F1 net equal to mass of piston into acceleration of piston. Look at here. So you got that. Okay, you know that F net, you know that acceleration of piston, you know that mass of the piston. Then you can find the F34x. Am I right? For इसी के लिए आप y डायरेक्शन में लिखें, तो F y डायरेक्शन में कैसे लिख सकते हैं। So how can you write in y direction? Look at here. So F41 माइनस F34y इक्वल टू 0, दो फोर्सेस है इन y डायरेक्शन में, और 0 क्यों लिखा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, दैट मीन मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि F41 बराबर F3y, सो F41 बराबर F3y, ठीक है। सो व्हाट इज द F41? F41 is a reaction force from the
cylinder. You can find it very easy. So actually you know that F41. Okay, आपका देखिए यहाँ से एक ये मतलब कि अच्छा अननोन कितने हैं देखिएगा, एक अननोन है, सिंपल देखिए मैं मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, चलिए अच्छा इसके लिए भी एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि सी जी यहाँ पे है, इसका अल्फा 3 ऐसे है और आपका एक्सीलेशन मान आपको दिखाए में एक्सीलेशन ऐसे है A3। तो देखिए आपको एक्सीलेशन को दो डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा एक्सीलेशन को। इसके पास दो एक्सीलेशन होंगे, एक हॉरिजेंटल में एक वर्टिकल में। तो उसी तरह से आप एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन फॉर हॉरिजेंटल लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन फॉर वर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। और आप जानते हैं कि टी नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपको आई पता होगा, मान लीजिए इसका आई पता चल गया है, आई यू कैन फाइंड दैट आई क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट सी जी, एंड अबाउट सी जी टी नेट क्या होगा ये आपको पता चल गया है। और टॉर्क इंटू आई इंटू अल्फा, अल्फा आपने फाइंड कर चुका है एक्सीलरेशन एनालिसिस करके। ठीक है, जब आपने पता कर चुका है तो यहाँ से देखिए इसके लिए आपके तीन इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एंड एक आपका टॉर्क इंटू मतलब कि इसके कारण से एक मास इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक मास इंटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एंड टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सो तीन इक्वेशन यहाँ से मिले। फ्रॉम ऑल्सो 3 इक्वेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर। सो 3 and 3 इक्वेशन यू गॉट दैट। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग 2 इक्वेशन फ्रॉम हियर। सो 3 3 6 2 8 इक्वेशन यू हैव। बताइए मेरे को पास अननोन कितने हैं। सो देखिए F13 और F31 तो बोथ सेम थिंग्स, तो आप एक ही काउंट करेंगे। सो दिस एक अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 5 अननोन, 6 अननोन। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसलिए इसको रहने देंगे। तो कितने हो गए, 6 अननोन हो गए। और एफ नेट पहले से आपके पास है, एफ नेट पहले से आपके पास है, और आपके पास F41, चलिए मान लीजिए कि एफ नेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी प्रकार से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ नेट यू कैन फाइंड। सो देखिए यहाँ पे एक ये आपका हो गया, कितने हमारे पास हो गए थे इक्वेशन, 3 3 6 और 2 8 इक्वेशन हो गए थे। ठीक है, सो अननोन आपके पास मान लीजिए एफ नेट को भी आप अननोन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 अननोन यहाँ पे है और 4 अननोन यहाँ पे है, क्योंकि ये इससे मैच करता है, इसके मैच करता है। तो यू हैव 8 इक्वेशन इन यू हैव 8 अननोन। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी, बिकॉज समझ में आएगा, इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए जैसे मैंने इसके लिए लिखा टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ऐसा इसी तरह से आप यहाँ से एफ नेट इसके लिए लिख सकते हैं, एफ नेट इन एस डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए लिख सकते हैं। सो एक्स डायरेक्शन में बताइए फोर्सेस कौन कौन सा, देखिए एक्सीलरेशन मान लीजिए इसको मैंने A3 x लिख लिया। ठीक है, सो A3 कैसे x, देखिए तो ये आपका F23x माइनस F34x इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि A3x, और ये M3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए तरह से आप वर्टिकल के लिए बना सकते हैं। तो वर्टिकल के लिए एक इक्वेशन बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल की ये है, एक ये है। तो 3 इक्वेशन एक से आ रहे हैं, दूसरा इक्वेशन 3 इक्वेशन इससे आएगा, और आपके यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे। तो 3 3 6 2 8, और आपके पास टोटल 8 अननोन है। नाउ यू कैन फाइंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, मतलब कि जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 8 इक्वेशन 8 अननोन, यू कैन फाइंड ऑल दिस थिंग। बट लुक एट हियर, डू यू थिंक दैट कि डेट मच ऑफ मतलब कि इतना भयानक क्वेश्चन गेट में आने वाला है, इतना लेंदी, इतना सोल्यूशन, मतलब कि गंदा सोल्यूशन, इतना गंदा सोल्यूशन डू यू थिंक कि गेट में आने वाला है? आई डोंट थिंक सो। तो इतना गंदा नहीं आता क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, सिंपल चीज देखिएगा। इन प्रीवियस केसेस व्हाट वाज assumption इज, इन प्रीवियस केसेस assumption वाज दैट कि देखिए प्रीवियस केस में कोई assumption नहीं था, बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू टेक some assumption that is this is the omega is constant and alpha is 0. First assumption is that no masses of the crank and connecting rod, 0 masses of the crank and connecting rod. Okay, I will tell you यदि कनेक्ट इसका मास है भी, तो हाउ कैन यू मेक अ डायनेमिकली equivalent system. That is a matter of another chapter, but look at here. So this is your piston, only piston having a some mass,
ओके, केवल पिस्टन के पास जो भी मास है, और यू कैन से ऑल दिस मास इज गोइंग टू इक्विवेलेंट सम मास ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन के कुछ मास है, ठीक है। सो यू कैन ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो मास ए बी सी, ठीक है, दिस इज द ए बी सी, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज बीटा, ठीक है, दिस एंगल इज बीटा। नाउ सो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इस बार ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, एम आई राइट। सो देखिए यहाँ पे ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, यहाँ से कुछ मतलब कि फोर्स ट्रांसमिट होगा ड्यू टू कंबसन गैसेस, लिख लेते हैं इसको एफ नेट, ठीक है। यहाँ से कुछ रिएक्शन फोर्स पिस्टन पे आ रही होगी, जिसको आप मान लीजिए बोल लीजिए एफ आर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, जब इसको मैं एनालिसिस, इस तरह की चीज़ों को एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो मैं एक रजिस्टिंग टॉर्क टी आर मान लेता हूँ। मैंने एक रजिस्टिंग टॉर्क टी आर मान करके सारे सिस्टम को स्टैटिकली इक्विलिब्रियम में ला दिया, ठीक है। टी आर इज दैट टाइप दो टॉर्क, मतलब कि टी आर एक ऐसा टॉर्क है जो इसको पूरी सिस्टम को स्टैटिकली इक्विलिब्रियम में ला दिया है, ठीक है। तो देखिए यदि आपने यहाँ से कुछ फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, तो जिसके कारण से, इसके लिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैं इसका मतलब कि बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। सो कनेक्टिंग रॉड में देखिए, यदि सारे सिस्टम, यदि बताइए मेरे को, यदि मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक है, मैं बोलूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन इसमें फोर्सेस आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है लेकिन इसमें फोर्सेस आ रहे हैं, तो कैन यू टेल मी दैट कि कैसे फोर्सेस आ रहे होंगे। मैं बोल दिया कि ये रॉड जो है पूरी इक्विलिब्रियम में है, कैन यू टेल मी हाउ टाइप ऑफ फोर्स, मतलब कैसा ये कैसा इसमें फोर्स आ रहे होंगे। लुक एट हियर, यदि आपने फोर्स इस पे ऐसे लगा दिया और इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया, या फिर मान लीजिए कि आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, एक फोर्स, अब देखिए एक फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, बाकी फोर्स आप कैसे भी लगाने वाले हैं, तो दिस विल क्रिएट अ मोमेंट अबाउट दिस, अबाउट सी जी। इफ यदि मोमेंट क्रिएट करेगा सी जी का अबाउट, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। सो आपके पास एक ही ऑप्शन है टू स्टैटिकली बैलेंस दिस थिंग, this connecting rod or this rod. You have to apply same and in opposite direction forces, collinear with same magnitude, collinear with same magnitude along the rod, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि मैं बोलूँ कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई सेम एफ, यहाँ पे एफ टी फोर्स, मान लीजिए मैं ये एफ टी लगा रहा हूँ, तो इधर भी एफ टी होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ड्यू टू पिस्टन, इस पे यदि एफ टी फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, तो एक्शन रिएक्शन की होने की वजह से सेम एफ टी फोर्स इज गोइंग टू ट्रांसफर हियर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में जॉइंट है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, जैसे कि यदि ये एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, यदि मैं इसको पकड़ के इसको इस पर दबा रहा हूँ, या फिर कोई फोर्स आ रहा है, तो इस पर जितना फोर्स आ रहा होगा उतना ही फोर्स इस पर आएगा, क्योंकि यू नो दैट न्यूटन थर्ड लॉ। सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एंड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इज ऑलवेज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। ये कौन कहता है अपना, बताइए कौन कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ now I'm going to make a free body diagram of the connecting rod, am I right? This is your force Ft. So look at here what I'm saying, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, सो सेम फोर्स इज गोइंग टू ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, सो सेम फोर्स इज गोइंग टू ट्रांसफर इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज इफ एफ टी, then this also will be ft, ठीक है। now you have applied to balance the all this system torque, ठीक है, आपने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया है तो पूरे सिस्टम को अपने इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है। सो लुक एट हियर, आपको पता क्या करना है, एक मिनट और, ये यदि थीटा है, यदि ये बीटा है, तो ये दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बीटा। If this is theta, then also this is going to theta. So you have to find the ft, am I right? So you have to find the ft, sorry, you have to find the resisting torque.
आपको एक्चुअली में, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, इसमें हमको पता क्या करना है, रजिस्टिंग टॉर्क कितना होगा, ठीक है, और रजिस्टिंग टॉर्क के ही बराबर वो टॉर्क होगा जो हमें टॉर्क मिल रहा होगा, एम आई राइट। जो टॉर्क हमें मिल रहा होगा उसके अपोजिट यदि मैं रजिस्टिंग टॉर्क लगा दूं, दैट मीन्स दे दिस थिंग्स आर गोइंग टू एट स्टैटिकली इक्विलिब्रियम, एम आई राइट। सो दिस रजिस्टिंग टॉर्क यू हैव टू फाइंड, सो टेक अ बैलेंस मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। यदि आप इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो हाउ कैन यू राइट टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। अच्छा यहाँ पे मैंने टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट जीरो क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बोला ये टोटल स्टैटिकली बैलेंस है, और यू कैन से आई इन टू अल्फा, देयर इज नो अल्फा, दैट इज वाई जीरो, ठीक है, एम आई राइट। ओके, नाउ टेल मी टॉर्क इज गोइंग टू क्रिएट इनसाइड इनवर्ड मोमेंट, कहने का मतलब माइनस के का डायरेक्शन, इन माइनस के का डायरेक्शन। सो यू कैन राइट देखिए यहाँ पे टॉर्क प्लस एफ क्रॉस आर शुड बी इक्वल टू जीरो। अभी मैं अथी के फॉर्म में लिख दिया हूँ, इसलिए नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया हूँ। आर क्रॉस एफ टी होगा, सॉरी आर क्रॉस एफ टी, ठीक है। सो लुक एट हियर, अब मैं लिखता हूँ टॉर्क इक्वल टू, मान लीजिए इसको मैंने टी आर लिख दिया, और मैग्नीट्यूड बताइए इसका माइनस के कैप, ठीक है, टॉर्क का माइनस के कैप। सो दिस विल बी द माइनस के कैप प्लस आर क्रॉस एफ टी। कैन यू टेल मी अबाउट आर क्रॉस एफ टी? यू नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट मॉड आर मॉड एफ टी एन साइन इसके बीच का एंगल मान लीजिए फाई है, और यहाँ पे प्लस के कैप, क्यों? क्योंकि इसके अबाउट ये मोमेंट कैसा क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट कर रहा है इसके अबाउट एफ टी, है ना, ऐसे रोटेट करा रहा है। ओके, प्लस के कैप इक्वल टू जीरो, टेक आउट फ्रॉम जो सभी जगह से आप मतलब कि के कैप हटाइए, तो लिख सकते हैं आप टॉर्क इक्वल टू आर एफ टी साइन फाई। सो फाई क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो कैन यू टेल मी वेयर इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज योर एफ टी वेक्टर, एम आई राइट। सो यानी कि डायरेक्शन आपको कौन सा एंगल देखना है, ये एंगल देखना है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। सो ये एंगल आपको चाहिए, ये एंगल, ठीक है। सो ये एंगल चाहिए, तो आपको पता है कि दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। देखिए यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा, ये प्लस बीटा, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द दिस एंगल? या ऑफ कोर्स बिकॉज टोटल इज 180, 180 इसमें से थीटा प्लस बीटा माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा फाई। सो फाई विल बी 180 प्लस सॉरी माइनस थीटा प्लस बीटा, एम आई राइट? सर दिख नहीं रहा है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, फाई कैसे निकालेंगे आप, 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, ठीक है। फाई को यहां रख दीजिए। सो टी आर विल बी आर एफ टी साइन 180 माइनस थीटा प्लस बीटा। सो टी आर विल बी आर एफ टी साइन थीटा प्लस बीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा थीटा होता है, ठीक है। नाउ यू गॉट टॉर्क, रजिस्टिंग टॉर्क, ठीक है। ये रजिस्टिंग टॉर्क, या फिर आप कह सकते हैं कि सेम टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है उधर से, तभी आपने रजिस्टिंग टॉर्क लगाया, तो अपने पूरे थिंग को स्टैटिकली इक्विलिब्रियम मिला लिया, ठीक है। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, ओह सॉरी, नाउ कैन यू टेल मी दैट, ओके, सो आपको टॉर्क कितना मिल गया था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ। टॉर्क इक्वल टू मिला है आपको आर एफ टी साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है। आपको ये चीज मिल गया, ठीक है। अब लोग ठीक है, आपको एफ टी पता करना होगा, तो एफ टी कहाँ से पता करेंगे? तो एफ टी आपको यहाँ यहाँ पे आइए और आपको एफ टी मिल जाएगा। सो देखिए इधर से है आपका एफ नेट, इधर की ओर है एफ नेट, इधर की ओर है आपका एफ आर, एम आई राइट? सो दिस विल बी एफ टी,
एम आई राइट? ठीक है, ठीक है। मान लीजिए दिस विल बी दो एफ टी, मान लीजिए ये आपको पता है कि ये एंगल कितना है, बीटा है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा, एम आई राइट? ठीक है, और वन थिंग मोर इज दैट कि ये एफ टी जो है, ये एफ टी ऑन द बॉडी है, इसके कारण से वैसे देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स ट्रांसफर, ये दिस इज नॉट रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो दिस इज योर एफ टी, ओके। सो लुक एट हियर, सो हाउ कैन यू फाइंड एफ नेट? यू कैन राइट एफ नेट इज इक्वल टू एफ टी साइन 90 माइनस बीटा, so you can write ft equal to, or you can write ft equal to f net divided by cos of beta. so यहाँ पर पुट कीजिए, so now you will, ये टॉर्क आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क आपको ft पता चल गया, now you got the torque actually. so टॉर्क का आपको फार्मूला मिल चुका है, देखिए यहाँ पे r f net divided by cos of beta साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है, ये आपको फार्मूला मिल चुका है। सो अब नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एफ नेट, हाउ कैन यू फाइंड द एफ नेट? ठीक है, आपको एफ नेट पता करना पड़ेगा, कैसे आप पता कर सकते हैं? तो देखिए एफ नेट पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, एफ नेट पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो प्रेशर इनटू एरिया है, यहाँ पे जो कंबसन में यहाँ पर प्रेशर होगा कंबसन के बाद, इनटू एरिया होगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको फोर्स मिल जाएगा। बट ड्यू टू सम, अब पिस्टन को कुछ एनर्सिया प्रोवाइड करने में, देखिए एनर्सिया फोर्स कभी सपोर्ट भी कर सकता है और एनर्सिया फोर्स कभी अपोज भी करेगा, तो दिस इज द एनर्सिया फोर्स ऑफ द पिस्टन, आई विल टॉक टू लेटर इट, ओके। एंड प्लस माइनस एम जी एंड माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स है जो हमेशा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको एफ नेट को कम करने वाला है, अपोज करने वाला है। प्लस माइनस एम जी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यदि सिलेंडर वर्टिकल हुआ, पिस्टन ऊपर की हुआ, तो पिस्टन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा एफ नेट को, ठीक है। और एफ आई क्या है, देखिए आपके यहाँ पे मास ऑफ पिस्टन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन। सो मास ऑफ पिस्टन, क्योंकि देखिए केवल इसी का मैंने मास माना था, सो मास ऑफ पिस्टन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, टेल मी एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, एम आई राइट? ओके, नाउ टेल मी ये कहाँ तक कंफर्म है कि आपका एफ आई पॉजिटिव होने वाला है? टेल मी, आपका एफ आई हमेशा मतलब कि पॉजिटिव रहेगा, ये कहाँ तक कंफर्म होगा, कब तक? डेट मीन्स लुक एट हियर, कहाँ तक पता चल करना चाहते हैं, तो दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स हमें ये देखना है कि कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कब तक होगा उस थीटा के कंडीशन का, मतलब कि कब तक कौन से थीटा, मतलब क्या थीटा की वैल्यू होगी जहाँ तक वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो लुक एट हियर, देखिए ऐसा मैं क्यों निकाल रहा हूँ, यदि जैसे ही कि ये चीज, ये टर्म निगेटिव हुआ तो ओमेगा पॉजिटिव, ओमेगा स्क्वायर इज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड मास ऑफ पिस्टन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल दिस थिंग्स गोइंग टू पॉजिटिव। यदि यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो एफ नेट में से पॉजिटिव क्वांटिटी यदि डिक्रीज होता है तो आपका एफ नेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको वो कंडीशन पता करना है कि कहाँ से आपका चीज़ें मतलब कि नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताइए मेरे को। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट कंडीशन ऑफ थीटा, आई मतलब कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं। सो यहाँ से आप सॉल्व करके पता करेंगे थीटा का कंडीशन, व्हाट शुड कितने एंगल के बाद आपका थीटा
आपका मतलब कि थीटा का कुछ कंडीशन होगा जिसके बाद आपका मतलब कि वो होने लगेगा, निगेटिव होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यदि मैं चलिए मैं यदि 75 डिग्री रख के देखता हूँ, तो कॉस 75 प्लस कॉस ऑफ 150। अच्छा, एन भी डिपेंड करेगा, है ना। सो देखिए ये टर्म बहुत छोटा आने वाला है, हमेशा ये टर्म छोटा आने वाला है, क्योंकि एन बहुत बड़ा होता है। तो सब कुछ डिपेंड करने वाला है, यू कैन एज्यूम दैट कि सब कुछ डिपेंड करने वाला है कॉस थीटा पे। ठीक है, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, एन बहुत बड़ा होता है तो सब कुछ डिपेंड करने वाला है क्या, कॉस थीटा पे। ठीक है, तो पहले यही निगेटिव होने वाला है, तो निगेटिव ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब सब कुछ डिपेंड करने वाला है किस पे, कॉस थीटा पे। यदि सब कुछ कॉस थीटा पे डिपेंड करने वाला है, तो बताइए कॉस कहाँ से ये पूरी टर्म की वैल्यू लगभग जीरो होने वाली है। सो यू नो डैट कि लगभग ये यदि मान लीजिए कि आपका 180 डिग्री पे कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है आपका, -1 होता है। एंड ऑल्सो यदि आप कॉस 90 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 180 रखेंगे, सो -1 डिवाइडेड बाई समथिंग आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, सो माइनस क्वांटिटी अगेन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मतलब कि सम टाइम कभी ये इनर्शिया फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, कभी इनर्शिया फोर्स निगेटिव आ रहा है। सो पहले से यहाँ पर निगेटिव है, अब पहले एक और निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ नेट को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये सपोर्ट कर रहा होगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू पूरी निगेटिव आने वाली है। ठीक है, एम आई राइट। सो पूरी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 90 डिग्री पे 90 थीटा रखते हैं तो आपको पूरी वैल्यू निगेटिव आनी है। जब यानी कि इस समय पे देखिए, इस पोजीशन पे यदि इस पोजीशन पे क्या होने वाला है, आपका ये जो इसका इनर्शिया है, आपको एफ नेट को यहाँ से जो एफ नेट होगा मिलेगा, एफ नेट मिलेगा, उसको सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो एफ नेट मिलने वाला है उसको क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, सॉरी हाँ सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एम आई राइट। सो 90 डिग्री पे इनर्शिया फोर्स सपोर्ट करता है, यहाँ से आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ना आगे यदि हम लोग देखें, तो हम लोगों ने देख लिया कि सब कुछ देख लिया, टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क का फार्मूला देख लिया, एफ नेट कैसे फाइंड करते हैं, एफ इनर्शिया फाइंड कैसे करते हैं। सो यदि आपको पता है कि वर्टिकल पिस्टन है, मैं अगले में क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कैसे एम जी को प्लस माइनस कहाँ रखना है, एफ को प्लस माइनस कहाँ रखना है। ठीक है, सो देखिए आपने टॉर्क का कंडीशन ये देख लिया, टॉर्क ये होता है, आपने एफ नेट भी देख लिया, ऐसे पता करते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द थ्रस्ट फोर्स ऑन द बेरिंग। लुक एट हियर, this is your this is your crank। ठीक है, and ft is like that, ft is like this। ठीक है, so you have applied the torque here, you remember it I think। so यहाँ पे टॉर्क आपने अप्लाई किया था, रेजिस्टिंग टॉर्क। सो पहले तो आप बताइए कि रिएक्शन फोर्स बेरिंग पे कितना आने वाला है, कैन यू टेल मी रिएक्शन फोर्स कितना आने वाला है। सो यू नो दैट दिस होल थिंग्स इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एम आई राइट। आपका पूरे चीज क्या है कि एक ये क्या है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, सो छोड़िए अभी फिलहाल, इसके बारे में देखते हैं। आपका पहले ट्रस्ट फोर्स देखिए, तो ये आपका एफ टी है। ठीक है, सो देखिए इसके अलोंग, इसके अलोंग, इसके अलोंग। ठीक है, ये आपका क्या है, किसके अलोंग है, ये कनेक्टिंग रॉड के अलोंग, सॉरी क्रैंक के अलोंग, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस फोर्स को। ठीक है, यहाँ पर भी एफ टी इसी तरह से ट्रांसफर हो रहा हो। अच्छा, आपको पता है कि इसका सी जी एक्सीलेशन का जो एक्सीलेशन है सेंटर का, वो कितना है, 0 है। मैंने पहले बोल दिया हूँ कि सारे चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो एक्सीलेशन ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, तो एक्सीलेशन ऑफ एनी केवल मैं मतलब कि ठीक है केवल पिस्टन का एक्सीलेशन है, बट अभी जब मैं रजिस्टिंग टॉर्क लगाया है तो पूरी चीज़ें क्या है, स्टैटिकली इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। ठीक है, सो यदि यहाँ पे है तो सेम देखिए, यहाँ पे सेम इन सेम डायरेक्शन सेम फोर्स विल बी ट्रांसफर हियर। वाई बता रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यदि आप इस डायरेक्शन में के लिए आप फोर्स लिखते हैं तो फोर्स इन एफ नेट इक्वल टू मास इनटू
एक्सीलरेशन। सो मास इंटू एक्सीलरेशन इज जीरो, क्योंकि नो एक्सीलरेशन इफ यदि मास भी नहीं है आप तो एज्यूम करके चले हैं। सो दिस विल बी जीरो। सो एफ नेट इन दिस डायरेक्शन is in this direction should be zero. That means whatever this force is, same force should be here. And ये जो आपका मोमेंट क्रिएट करेगा, ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये मोमेंट क्रिएट करेगा ना, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू TR। ओके, सो लुक एट हियर, आपको पता क्या करना था, सिंपल पता ये करना था कि कितना थ्रस्ट फोर्स ट्रांसफर होगा। तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, एम आई राइट? यदि ये 90 डिग्री है और ये आपका FT है, तो देखिए इसको भी आगे बढ़ा लीजिए आप, बल्कि दिस इज योर FT, ठीक है, एंड दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स। मैं बड़ा कैपिटल T लिख रहा हूँ थ्रस्ट फोर्स के लिए। ये आपका एक्चुअल में थ्रस्ट फोर्स है ऑन द बेरिंग, ठीक है। ये किसके द्वारा थ्रस्ट फोर्स आ रहा है बताइए? ये आ रहा है मतलब कि ये जो FT फोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये किसकी वजह से मिल रहा है आपको? बेरिंग की वजह से, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आप एक दूसरे से सेम है, और ये आपका बेरिंग से ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है ये किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है? ड्यू टू कनेक्टिंग रॉड और ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर इज देयर। सो देखिए FT आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए? कैन यू टेल मी हाउ कैन यू फाइंड FT? Can you tell me how can you find FT? Sorry, this is not FT actually. Okay, this was FT na, I think. This was FT. This is your FT, and this was is your FT. Okay, so tell me how can you going to find FT? You know that ये एंगल कितना है बताइए? ये पता है आपको कि ये था आपका थीटा, ठीक है। यदि AB है आपका थीटा और ये आपका है बीटा, तो हाउ के दिस एंगल बताइए कितना होगा? क्योंकि ये देखिए टोटल ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो ओ के एंगल कितना होगा बताइए? 90 माइनस बीटा प्लस थीटा, एम आई राइट? सो FT कैसे पता कर सकते हैं बताइए? तो FT होगा, ये FT है आपका, देखिए ये आपका FT है, स्मॉल FT इंटू साइन 90 माइनस बीटा प्लस थीटा। इसका सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस है, ये FT है हाइपोटेनियस। सो आपका थ्रस्ट फोर्स कितना मिल जाएगा? FT साइन 90 माइनस बीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस बीटा, ठीक है। तो आपको यहाँ से थ्रस्ट फोर्स मिल गया। देखिए थ्रस्ट फोर्स जो मिल रहा है वो FT कॉस थीटा प्लस बीटा मिल रहा है। नाउ यू नो डेट FT को कैसे आपने लिखा था, याद कीजिए। पिछले यदि आप पीछे वीडियो को ले जाके देखिए तो आपने लिखा था FT इक्वल टू F नेट यानी डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। सो यहाँ से हो जाएगा आपका FT इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा। दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स, दिस इज योर फार्मूला दैट हाउ कैन यू फाइंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो थैंक यू। ठीक है, तो ये मतलब कि लास्ट चीज़ था पूरे काइनेमेटिक्स पार्ट एंड डायनेमिक्स का, ठीक है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग दैट कि यदि उसके बाद मैं मतलब कि सोच रहा हूँ कि अभी फ्लाईव्हील स्टार्ट करूँगा, फिर फ्लाईव्हील के बाद बैलेंसिंग, फिर आपका वाइब्रेशन, फिर अच्छा चलिए भाई पहले छोटा छोटा पार्ट क्लियर कर देता हूँ। वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वाइब्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम थिंकिंग दैट पहले वाइब्रेशन ही ख़त्म कर दिया जाए, बट ठीक है देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे पहले। बट आई थिंक मेरे को तो लगता है कि वाइब्रेशन स्टार्ट करना इज़ बेटर, ठीक है। थैंक यू।